एक तरफ ना हमारे पास एक खुशहाल शादी के यानी एक आइडियल रिलेशनशिप के 10 सुनहरे नियम हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसकी शादी ने उसकी जिंदगी इस कदर तबाह कर दी है कि या वो कानूनी तौर पर किसी से जुड़ने से बुरी तरह डरता है। हाँ बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कोई आम रिलेशनशिप एडवाइस नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा मिशन थोड़ा अलग है। राइट। हम एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अंदर से डीपली ट्रॉमेटाइज्ड है। एग्जैक्टली। और जिसने एक फॉल्स लीगल केस का सामना किया हो, जो पूरी तरह अकेला पड़ गया हो, उसके लिए दोबारा किसी पर भरोसा करना एक पहाड़ जैसा लगता है। सही बात है। तो इन दो बिल्कुल अलग सोर्सेस को सामने रखकर हम आज ये डिकोड करेंगे कि आखिर एक इंसान इतने गहरे डर के बावजूद अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकली कैसे रिबिल्ड कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी विश्लेषण है, क्योंकि हम अक्सर रिश्तों को न सिर्फ रोमांस और इमोशंस के लेंस से देखते हैं। हाँ, जो कि ये गलती है। जब किसी इंसान के जीवन में ट्रस्ट पूरी तरह से टूट चुका हो तो नई शुरुआत इमोशन से नहीं होती, बल्कि स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल टैक्टिक्स से होती है। वाओ, स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल, ये सुनने में थोड़ा कोल्ड लगता है, राइट? पर देखिए, हमारे पहले सोर्स में आइडियल मैरिज के जो 10 नियम दिए गए हैं, जैसे नॉन नेगोशिएबल रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, इमोशनल सेफ्टी, ये सब तभी काम करते हैं जब फाउंडेशन स्टेबल हो। बिल्कुल। और उस इंसान का क्या जिसके पास ये स्टेबल फाउंडेशन ही नहीं है, जिसके पास इमोशनल सेफ्टी की जगह सिर्फ एक गहरा डर और इनसिक्योरिटी है? यही सबसे बड़ा सवाल है हमारे दूसरे सोर्स का। पता है, पहले सोर्स को पढ़कर लगता है कि ये किसी सुंदर घर को सजाने का मैनुअल है, लेकिन जो केस स्टडी हमारे सामने है ना, वो एक ऐसी बिल्डिंग की कहानी है जो पहले जलकर खाक हो चुकी है। यह एनोलॉजी बहुत एप्ट है। उसकी जली हुई बिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर हम डिटेल्स पर ध्यान दें तो? हाँ, सोर्स कहता है कि 2009 में इस व्यक्ति की अरेंज्ड मैरिज हुई थी, और ये रिश्ता उसकी बड़ी मामी के भाई के फ्रेंड की बेटी से तय हुआ था। मतलब काफी दूर का कनेक्शन था। राइट। और 5 साल बाद यानी 2014 में? हाँ, 2014 में पत्नी न सिर्फ उसे छोड़कर चली गई, बल्कि उसने एक फॉल्स एलिमनी और हैरासमेंट केस भी दर्ज कर दिया। इसके बाद तो उस व्यक्ति की जिंदगी में सिर्फ कोर्ट कचहरी और अकेलापन ही रह गया। इस अकेलेपन की जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बात सिर्फ एक शादी के टूटने की नहीं है। इस केस स्टडी में ना एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? देखिए, उस व्यक्ति का अपने माता पिता के साथ बचपन से ही एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा है। पिताजी हमेशा अपनी दुकान में व्यस्त रहते थे। ओह, यानी इमोशनल डिस्कनेक्ट बचपन से ही था। एग्जैक्टली। एक ऐसी फैमिली जहां कोई डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती ही नहीं है, वहां बच्चे इमोशनल सपोर्ट के लिए तरसते रह जाते हैं। और जब लाइफ में क्राइसिस आता है ना, तो ऐसी फैमिली एकजुट होने के बजाय बिखर जाती है। हाँ, सोर्स मटेरियल इस पॉइंट को बहुत डीपली हाईलाइट भी करता है। उस व्यक्ति की फैमिली ने दूरी इसलिए भी बना ली क्योंकि वो सेटल तो है, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी मॉनेटरी हेल्प नहीं दे पाता कि वो उसकी हर गलती को इग्नोर कर सकें। सही कहा। उसे एक तरह से यूजलेस समझने लगे थे वो लोग। सोचिए कितना प्रेशर होगा इन लॉज को अकेले हैंडल करना, ऊपर से एक हेक्टिक प्राइवेट जॉब। एक आम इंसान जिसके पास न फैमिली का इमोशनल बैकिंग हो, न सॉलिड सपोर्ट सिस्टम हो, उस पे अचानक से झूठे लीगल केसेस का पहाड़ टूट पड़े तो उसका टूटना मतलब वो बहुत नेचुरल है। वो इंसान अब डर से इतना भर चुका है कि उसे रिश्ते की चाहत तो है, पर रिस्क वो 1% भी नहीं लेना चाहता। और इसी रिस्क ना लेने की चाहत से एक बहुत अजीब सिचुएशन पैदा होती है। सोर्स में मेंशन किया गया है कि ये व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसी हो जो एक वाइफ की तरह उसकी केयर करे, लॉयल रहे, लेकिन लीगल रिस्क 0 हो। हाँ, ये सुनकर ना अगर ऊपर से देखें तो ये मांग बहुत स्वार्थी या इम्पॉसिबल लग सकती है। किसी को लगेगा कि ये क्या मजाक है। पर अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी समझें तो ये उसके दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो दोबारा कानूनी चक्रव्यूह में फंसने से बचना चाहता है। उसे डर है कि अगर कल को फिर से लीगल टॉर्चर शुरू हो गया तो उसे बचाएगा कौन? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक हार्श ट्रूथ भी है जो सोर्स डायरेक्टली एड्रेस करता है। किस बारे में? इस बारे में कि बिना कमिटमेंट के और बिना रिस्क लिए आप वाइफ बेनिफिट्स या किसी और इंसान की पूरी लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दुनिया ऐसे फंक्शन नहीं करती। यानी कोई शॉर्टकट नहीं है? नहीं। या तो रिश्ता कैजुअल होगा जहां कल की कोई गारंटी नहीं है, या सीरियस होगा जिसमें लीगल ऑब्लिगेशंस जुड़ेंगे ही। असली समस्या शादी का ना होना नहीं है, उसका गहरा अकेलापन और ट्रस्ट ब्रेकडाउन है।
वो शादी को इस अकेलेपन के शॉर्टकट इलाज की तरह देख रहा है, पर यहाँ एक चैलेंजिंग सवाल पूछते हैं लोग। हाँ, पूछिए। जब किसी ने 2014 के उस डार्क दौर को झेला है, फॉल्स एलिमनी के चक्कर में उसका पूरा एग्जिस्टेंस हिल गया हो, तो क्या उसके लिए अपने डर के आधार पर फैसले लेना स्वाभाविक नहीं है? एक जला हुआ इंसान तो आग के पास जाने से पहले 1000 बार सोचेगा ही ना। डर पूरी तरह से वैलिड है। उसने जो फेस किया है वो कोई कहानी नहीं, असलियत है। पर क्या? डर को निकाल दे दिमाग से? नहीं, डर निकालना पॉइंट नहीं है। पॉइंट है माइंडसेट को शिफ्ट करना। जब तक सोच ये रहेगी कि अगर दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो मुझे कौन बचाएगा, तब तक वो डर के साये में ही जिएगा। तो इस सोच का ऑल्टरनेटिव क्या बताता है हमारा सोर्स? सोच को यहाँ लाना होगा कि अगर प्रॉब्लम आई तो मैं उसे खुद कैसे हैंडल करूंगा। बस ये एक शिफ्ट इंसान को विक्टिम मोड से निकालकर एक एक्सपीरियंस सर्वाइवर बना देता है। मैं इसे खुद कैसे हैंडल करूंगा? वाओ, ये सच में नैरेटिव को पूरी तरह बदल देता है। और मुझे लगता है इसी शिफ्ट के कारण सोर्सेज एक इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं, राइट? एग्जैक्टली। एक ऐसी इनविजिबल फैमिली बनाना जो ब्लड रिलेशंस पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जरूरतों पर टिकी हो। ये इनविजिबल फैमिली का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसमें 2-3 ट्रस्टेड फ्रेंड्स होते हैं और क्या बताया था सोर्स ने? एक रिलायबल क्रिमिनल लॉयर जिसका नंबर आपके फोन में पहले से सेव होना चाहिए। और सबसे जरूरी, कम से कम 6 महीने का लिक्विड फाइनेंशियल बैकअप जिसे कोई फ्रीज ना कर सके। अगर मैं इसकी तुलना करूं ना, तो ये बिल्कुल एक लाइफ बोट बनाने जैसा है। हम उम्मीद करते हैं कि जहाज ना डूबे, पर लाइफ बोट पहले से तैयार रखते हैं ताकि पैनिक ना हो। ने लगभग 1 साल पहले एक 14 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया है। वेट, सच में? एक 14 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया? ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये बहुत बड़ा स्टेप है और उसके हीलिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी। एक अकेले इंसान का एक टीनेजर को अडॉप्ट करना उसकी रिकवरी का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। कैसे? मतलब ये उसकी हेल्प कैसे करेगा? जब कोई ट्रॉमेटाइज्ड इंसान किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेता है ना, तो उसका दिमाग अपने पास्ट ट्रॉमा लूप से बाहर आने पर मजबूर हो जाता है। बच्चा एक रूटीन मांगता है, स्टेबिलिटी मांगता है। ओह, यानी वो अब सिर्फ अपने दर में नहीं जी सकता, उसे किसी और के लिए स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो एंकर बन जाता है उसकी लाइफ का। और इसके साथ साथ लीगल और प्रैक्टिकल तैयारी भी करनी होती है जो सोर्सेज में बताई गई है। हाँ, जैसे 498A या हरासमेंट केसेस जिनमें आमतौर पर इंस्टेंट लेवरेज लिया जाता है, उनसे बचने के मैकेनिक्स क्या हैं? एंटिसिपेटरी बेल के बारे में पहले से जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि पुलिस अचानक अरेस्ट करके मेंटल प्रेशर ना बना सके। ये जानकारी अपने आप में एक शील्ड है ना। और सोर्स में जॉइंट अकाउंट्स को लेकर भी कुछ बताया था शायद। हाँ, स्ट्रांगली सजेस्ट किया गया है कि शुरुआती दिनों में जॉइंट बैंक अकाउंट्स खोलने से बचें। इसका रीजन सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। तो और क्या रीजन हो सकता है? जॉइंट अकाउंट एक ऐसी बाउंड्री है जिसे क्रॉस करके सामने वाला मैनिपुलेशन या गिल्ट ट्रिपिंग आसानी से कर सकता है। जब एसेट्स और अकाउंट्स क्लियर और अलग होते हैं तो रिलेशन में क्लैरिटी आती है। राइट। और एक अहम पॉइंट और था, कम्युनिकेशन को रिटन रखना, जैसे व्हाट्सएप या ईमेल पर जरूरी बातें रिकॉर्ड करना। हाँ, क्योंकि अगर कल को कोई डैश लाइटिंग करे, झूठे दावे करें या इमोशनल ट्रैप में फंसाए तो एविडेंस मौजूद हो। इमोशंस कोर्ट में नहीं चलते, वहां सिर्फ सबूत बोलते हैं। ये एक तरह का एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है। जब आपको पता है कि सब लिखित में है तो पैनिक वैसे ही आधा हो जाता है। एग्जैक्टली। और जब ये प्रैक्टिकल फायरवॉल बन जाए तब बारी आती है इमोशनल फायरवॉल को टेस्ट करने की। अगर उसे दोबारा डेटिंग मार्केट में उतरना है तो अंधे होकर नहीं उतरना है। और यहीं पर सोर्स मटेरियल का वो फेमस 30 डेज कॉन्वर्सेशन ब्लूप्रिंट आता है। लेकिन सच कहूं, मुझे ये ब्लूप्रिंट काफी इंटेंस लगा। इंटेंस कैसे? जैसे इसमें बताया है कि पहले दिन से 7वें दिन तक सिर्फ लाइट ऑब्जर्वेशन का फेज होना चाहिए। कोई प्रॉमिसेस नहीं, कोई डीप इमोशनल शेयरिंग नहीं। हाँ, सिर्फ सामने वाले के रूटीन और थिंकिंग को दूर से ऑब्जर्व करना। इसमें गलत क्या है? देखिए, मेरा एक सवाल है यहाँ। हाँ, किसी नए रिश्ते को इस तरह टेस्ट करना, छोटी छोटी बातों पर डिलिबरेटली नजर रखना, क्या ये थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं लगता? मतलब क्या इससे हम रोमांस और शुरुआती मिठास को खत्म नहीं कर रहे? ये सवाल नेचुरली आता है दिमाग में क्योंकि हम रोमांस को बस फ्लो के साथ जाने का नाम मानते हैं। एक नॉर्मल सिक्योर बैकग्राउंड वाले इंसान को ये मैनिपुलेशन लग सकता है, पर कॉन्टेक्स्ट देखिए। कॉन्टेक्स्ट यानी उस व्यक्ति का पास्ट। हाँ,
एक ऐसा इंसान जिसने पास्ट में एक भयंकर धोखा खाया है, जिसके लिए एक गलत कदम का मतलब है दोबारा कानूनी और मानसिक टॉर्चर झेलना, उसके लिए ये मैनिपुलेशन नहीं है। तो क्या है ये? ये सर्वाइवल और फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। ये एक इंटेंशनल प्रोसेस है ताकि वो टॉक्सिक लोगों को पहले ही बाहर कर सके। अच्छा, तो इस फिल्टरिंग मैकेनिज्म के टूल्स क्या हैं? ब्लूप्रिंट में एक नो टेस्ट की बात हुई है, वो क्या होता है? नो टेस्ट का फंडा बहुत सिंपल है। किसी छोटी सी बात पर कामली नो बोलना और फिर सामने वाले का रिएक्शन देखना। यानी बेसिकली ये चेक करना कि वो आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करता है या नहीं। एग्जैक्ट। जैसे आपने कहा, आज मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अगर वो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो मैच्योर हैं, पर अगर वो गुस्सा करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं या गिल्ट फील करवाते हैं तो क्लियर वार्निंग साइन है। बिल्कुल। जो इंसान आपके छोटे नो को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कल को बड़े डिसएग्रीमेंट में बहुत अग्रेसिव हो जाएगा। बाप रे। और एक और टेस्ट था, डिले टेस्ट। ये मुझे और भी ज्यादा डिलिबरेट लगा। मैसेजेस का रिप्लाई थोड़ा लेट करना या बिजी दिखना, इसका प्राइमरी मकसद क्या है? इसका मकसद है ये देखना कि सामने वाला इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाता है या डेस्परेशन में आ जाता है। एक ट्रॉमेटाइज्ड व्यक्ति के लिए एक अनस्टेबल पार्टनर सबसे बड़ा खतरा है। यानी अगर रिप्लाई लेट होने पर कोई ओवर रिएक्ट करे, लगातार कॉल्स करने लगे, तो ध्यान देना चाहिए कि वो इंसान अकेलेपन में खुद को संभाल नहीं पाता। सही बात है। एक सिक्योर पार्टनर को स्पेस देना आता है, वो छोटी छोटी डिले पर ट्रिगर नहीं होता। इस ब्लूप्रिंट में ना रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स को लेकर भी बहुत क्लियर बाउंड्रीज दी गई हैं। इन टेस्ट को जोड़ें तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग वो होगा जहां सामने वाले को फैसला लेने की बहुत बेचैनी हो, जैसे मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ शादी करनी है या नहीं। ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। प्रेशर बनाना हमेशा कंट्रोलिंग नेचर की शुरुआत होती है। इसके अलावा अगर कोई हर बात में खुद को विक्टिम साबित करे या पास्ट की सारी गलतियों का दोष दूसरों पर डाले। और फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस, वो भी अर्ली स्टेज में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस सेट करना क्लियर रेड फ्लैग है। वहां तुरंत रुक जाना चाहिए। वर्सेस तुम की बजाय हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें सोचें। हाँ, एक टीम की तरह। इसी वजह से एक्सपर्ट टिप ये है कि इस ऑब्जर्वेशन फेज को कम से कम 6 से 12 महीने तक चलने देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में लोग मास्क पहनकर आते हैं। लंबा वक्त किसी भी इंसान के नकाब को उतार देता है। अटैचमेंट बाद में, ऑब्जर्वेशन पहले। अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटे ना, तो एक बड़ा सेंटर पॉइंट निकल कर आता है, डर और सिस्टम का इक्वेशन। राइट। जब कोई इंसान अपने डर के आगे एक सॉलिड सिस्टम खड़ा कर देता है, तो वही डर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। शादी या रिश्ते सिर्फ हवा में उड़ती फीलिंग्स पर नहीं चलते। ये बाउंड्रीज क्लियर कम्युनिकेशन और सेल्फ प्रोटेक्शन के ठोस बेस पर टिके होते हैं। और उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए ना, हाँ बताइए, तो वो भले खुद को टूटा हुआ और अकेला मान रहा हो, पर रियलिटी ये है कि उसने 2014 के बवंडर के बाद खुद को अकेले सस्टेन किया और सक्सेसफुली किया है। वो फाइनेंशियली आजाद है, उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसकी परवरिश अकेले कर रहा है। अरे, ये लक्षण किसी विक्टिम के नहीं होते, ये एक हाईली एक्सपीरियंस्ड सर्वाइवर के लक्षण है। सही बात है। जिसके पास लाइफ का इतना डार्क एक्सपीरियंस हो, उसे किसी सहारे की नहीं बल्कि एक सही फिल्टरिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ये सच में बहुत एम्पावरिंग थॉट है। आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के दिमाग में एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। आज के दौर में ना हर कोई एक सोलमेट ढूंढ रहा है, कोई ऐसा जो उनकी हर कमी को पूरा कर दे, जिसके साथ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। पर इस ट्रॉमा और रिकवरी की जर्नी को समझने के बाद एक सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या सच में हमें परफेक्शन की जरूरत है, या हमें दरअसल एक ऐसे साथी की जरूरत है जो खुशियों में साथ हंसने के अलावा क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी पूरी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना जानता हो? शायद सच्ची आत्मीयता यानी इंटीमेसी की शुरुआत वहाँ से नहीं होती जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि उसकी शुरुआत तब होती है जब हम परफेक्शन का ख्वाब छोड़ देते हैं और उस इंसान को चुनते हैं जो आग लगने पर भागने के बजाय आपके साथ खड़ा होकर उस आग को बुझाने के लिए तैयार हो।